Now today's topic is to discuss is viral vectors और viral vectors में सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा एडिनोवायरस वेक्टर्स। तो एडिनोवायरस are responsible for approximately 25% of common cold that we suffer। तो बहुत सारे एडिनोवायरस जो होते हैं वो कॉमन कोल्ड करते हैं। दे आर मैनी डिस्टिंक्ट टाइप that can cause infection in the humans or but they are all non-enveloped icosahedral viruses ranging from 60 to 90 nanometer long. They contain linear double stranded DNA, तो that is important। इसमें linear double stranded DNA होता है, नॉन एनवेलप्ड होते हैं ये, और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। इनका जो जीनोम है दैट साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 36 किलो बेस पेयर इन साइज। तो काफ़ी अच्छा साइज़ है इनका भी, 36 किलो बेस पेयर इनका जीनोम साइज होता है। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एडिनोवायरस जीनोम अकर्स इन 2 फेजेस। फर्स्ट है पहला अर्ली फेज में और दूसरा लेट फेज में। तो ये तो बहुत क्लियर है कि सभी वायरसेस में यही होता है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन अर्ली फेज में होता है। तो अर्ली फेज ट्रांसक्रिप्शन में वो इसेंशियल एंजाइम्स बनते हैं जो कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, और लेट फेज में वो प्रोटीन्स बनते हैं जो कि वायरस के कैप्सिड जो है सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। So that transcription occurring either before or after the virus DNA replication respectively। तो पहला वाला जो होता है DNA रेप्लिकेशन के पहले होता है, इसलिए इसको अर्ली कहते हैं, और जो दूसरा होता है वो DNA रेप्लिकेशन के बाद में होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज accompanied by a complex series of splicing events। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो जो होता है उसमें बहुत सारे स्प्लाइसिंग इवेंट्स होते हैं with 4 early region of the gene transcription, that is the E1 to E4, which are required for viral replication। तो आप जो इसके स्प्लाइसिंग इवेंट्स हैं या जो इसका अर्ली एंड लेट ट्रांसक्रिप्शन है और जो साथ में डीएनए रेप्लिकेशन है उसको एडिनोविरिडी के रेप्लिकेशन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले अर्ली जीन ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। तो इसमें E1 से E4 तक जो होता है, E फॉर अर्ली, तो 1 से 4 तक के ऐसे जीन्स होते हैं जो ट्रांसक्राइब होते हैं फॉर वायरल रेप्लिकेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और बाद में जो MLP है, यानी कि इसका मतलब होता है लेट प्रोटीन। तो व्हाट इज़ द M होता है एक्चुअल में मेजर लेट प्रमोटर, सॉरी, इसमें जो MLP है दैट इज़ द मेजर लेट प्रमोटर। तो ये जो है MLP है दैट इज़ द मेजर लेट प्रमोटर। तो दिस इज़ द जीनोम स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोवायरस। एडिनोवायरस में E1 देन E2 देन E3 और E4 का अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होता है। दिस आर द अर्ली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, है ना। इनका जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है तो अर्ली प्रोटीन्स बनते हैं। तो जो है मेजर लेट प्रमोटर्स प्रोड्यूसिंग द लेट जीन। तो मेजर लेट प्रमोटर्स से क्या होता है, लेट जीन प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि L1 से L5। तो अर्ली जीन हो गए E1 से E4 और लेट जीन हो गए L1 से L5, विच प्रोड्यूस द वायरल कैप्सिड, जो कि वायरल कैप्सिड बनाते हैं। The virus will replicate in many different mammalian cell lines when the naked genome DNA is transfected into them। तो आप सोचें कि हमारा ये जो जीनोम है, जो हमारा फॉरेन DNA है जिसको हमको डालना है, उसको हमें जब भी हम एडिनोवायरस के वेक्टर में डालेंगे तो इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसफेक्शन करना। ठीक है, ट्रांसफेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी जीनोम में फॉरेन जीनोम को इंसर्ट करना ट्रांसफेक्शन कहलाता है। एडिशनली द वायरस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी दैट इज अप टू 10⁵ विरियंस पर इन्फेक्टेड सेल्स। तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मेमेलियन सेल लाइन यूज़ कर रहे हैं, और मेमेलियन सेल लाइन में एक एक सेल के अंदर 10⁵ विरियंस बनते हैं, which means that the virus particle recombinant or otherwise can be purified in large amount with ease। तो बड़ी आसानी से हम जो है 10⁵ विरियन पार्टिकल्स को जो है प्यूरीफाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA भी आ जाएगा।
मोस्ट वेक्टर्स डिराइव्ड फ्रॉम एडिनोवायरस जीनोम आर रेप्लिकेशन डेफिशिएंट। तो इनको रेप्लिकेशन डेफिशिएंट बनाया जाता है। सपोज़ कीजिए आपका एक एडिनोवायरस है और वो अगर रेप्लिकेशन डेफिशिएंट है तो इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन जिस भी होस्ट सेल में वो है, जैसे मेमिलियन सेल लाइन वगैरह में जो है उस पे बेस्ड रहेगा। द लेक ऑफ इसेंशियल E1 जीन एंड ऑफन द नॉन इसेंशियल E3 जीन्स। तो ये जो अर्ली जीन्स होते हैं, ये अर्ली जीन्स में E1 इसेंशियल जीन होता है और नॉन इसेंशियल E3 जीन्स होता है। और कहीं कहीं आप अलग अलग, कहीं जो है E2 हम डिलीट कर देते हैं, कहीं E4 डिलीट कर देते हैं, ऐसा रहता है। तो E1 और E जीन्स लैकिंग होते हैं। Since they are replication defective, they must be propagated in the cell line that have also been transfected with the DNA containing the E1 gene. तो कोशिश ये की जाती है कि जो मेमिलियन सेल हमने डाली है उसके अंदर इस E1 जीन को हम डाल दें। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल लाइन 293 टू सप्लाई E1 फंक्शन इन ट्रांस। तो हम कोशिश ये करते हैं कि मेमिलियन सेल को E1 दे दें और इधर E1 जो है दैट इज़ लैकिंग इन डिफेक्टिव और डेफिशिएंट रेप्लिकेशन एडिनोवायरस जीनोम। तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर हैज़ ए मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर फॉरेन डीएनए ऑफ अबाउट 7 किलो बेस पेयर। तो ये हमारा जो था अभी, कितना साइज था इसका एडिनोवायरस का? एडिनोवायरस का जो टोटल साइज था दैट इज़ 36 किलो बेस पेयर। और इस 36 किलो बेस पेयर में अगर हम इसमें कुछ E1 जो है माइनस कर देते हैं तो हम इसके अंदर लगभग 7 किलो बेस पेयर तक का जो है DNA इंसर्ट कर सकते हैं। अदर एडिनोवायरल वेक्टर्स लाइक आइदर द E2 और E4, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वेक्टर बना रहे हैं। इन द एडिशन ऑफ E1 एंड E3 टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कैरी फॉरेन DNA। तो अर्ली जीन्स को ही हमें हटाना पड़ेगा, तभी हमारा जो DNA है, फॉरेन DNA, वो इंसर्ट हम कर पाएंगे। तो ये जो जीन्स हम हटा रहे हैं, ये जीन्स हम कहाँ डाल रहे हैं? ये सेल लाइन में डाल रहे हैं, यानी कि हमारा जो होस्ट सेल है दैट इज़ द मेमिलियन सेल। तो मेमिलियन सेल में हम जो है E1 और E3 डाल रहे हैं। Adenovirus bearing foreign DNA can be used to produce the foreign protein in many different cell types। तो कोशिश ये की जाती है कि हमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स मिलें और इसीलिए एडिनोवायरस में हम जो है फॉरेन डीएनए डालते हैं। बट द जीन एक्सप्रेशन इज यूजुअली ट्रांजिएंट बिकॉज द वायरल डीएनए डज नॉट इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम। तो आप ये देखें कि ये एडवांटेज है कि वायरल डीएनए जो होता है, वायरल डीएनए डज नॉट इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम, होस्ट के जीनोम में इंसर्ट नहीं हो पाता। जैसे रेट्रोवायरस वगैरह जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, होस्ट जीनोम में इंसर्ट होकर प्रोवायरस बनाते हैं। तो उसके कारण हमारा जो जीनोम है उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और यही क्वालिटी इस एडिनोवायरस के वेक्टर में है और ये एक एडवांटेज है। लेकिन द लेक ऑफ इंटीग्रेशन में हाउएवर बी एडवांटेजियस इफ एडिनोवायरल वेक्टर आर यूज्ड in gene therapy trials. Additionally, tissue-specific gene expression is possible with adenoviral vector if the foreign gene is placed under the control of cell-specific promoter and enhancer elements. तो कुछ टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जैसे मायोसिन लाइट चेन 1 का यूज़ किया जाता है। ये प्रमोटर्स होते हैं। हमें जो वेक्टर है हमारा, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो एक्सप्रेशन है, जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है। हमको क्या चाहिए, जीन का एक्सप्रेशन हो जाए, प्रोटीन मिल जाए, पर प्रोटीन नहीं मिल पाता है क्योंकि नॉर्मली जो एडिनोवायरस का डीएनए है वो जीन एक्सप्रेशन नहीं करता है। तो ऐसे में हमें कुछ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की ज़रूरत होती है। ये स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन। टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन में पहला प्रमोटर हमने यहाँ लिखा है मायोसिन लाइट चेन 1 प्रमोटर। ओके, तो पहला प्रमोटर का क्या नाम है? मायोसिन लाइट चेन 1 प्रमोटर। इसको अगर डाल देंगे, या फिर दूसरा होता है स्मूथ मसल सेल SM22A प्रमोटर, और या फिर हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे। पर ये
अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल स्पेसिफिक प्रोमोटर है ये एंड एनहांसर एलिमेंट। क्या होता है, हमारा जो एडिनो वायरस का डीएनए है या एडिनो वायरस का जो वेक्टर है वो तो 36 किलो डाल्टन से ज़्यादा का नहीं है, और हमको इसमें ई वाले जो है प्रोटीन्स, ई वाले जो जीन्स हैं उसको भी लेक करना पड़ा। अब अगर आप प्रमोटर जो है मेमेलियन सेल लाइन का ले लेते हो तभी जीन एक्सप्रेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो जीन एक्सप्रेशन करने के लिए जो प्रमोटर लिए जाते हैं वो होते हैं सेल स्पेसिफिक। तो जैसे मायोसिन लाइट चेन 1 प्रमोटर होता है, या फिर स्मूथ मसल सेल SM22A प्रमोटर होता है, और बाय डायरेक्ट डिलीवरी टू ए लोकल एरिया इन वीवो। तो अब ये हम तो अभी जो हमारा वेक्टर है उसमें इन विट्रो की हम बात करेंगे। तो होता क्या है, ऐसा करने पर ही एक्सप्रेशन होता है, अदरवाइज एक्सप्रेशन नहीं होता है। Adenoviral vector are useful because they are highly efficient at getting DNA into the cell। हमें बहुत सारे इसमें एडवांटेज है कि बहुत सारे हमारे फॉरेन डीएनए मिल जाएंगे। दे आर केपेबल ऑफ कंटेनिंग डीएनए इंसर्ट अप टू अबाउट 8 किलो बेस पेयर इन द साइज। तो आप ये देखें कि हमें 8 किलो बेस पेयर साइज तक का जो है डीएनए मिल जाएगा। एंड दे कैन इन्फेक्ट बोथ रिप्लिकेटिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि चाहे वो रिप्लिकेटिंग सेल हो या डिफ्रेंशिएटिंग सेल हो, वो हर सेल में ग्रो करेगा। Additionally, since they do not integrate into the host genome, they cannot bring about mutagenic effect because at random integration event क्या होता है कि अगर होस्ट में कहीं पर भी ऐड होने की प्रॉपर्टी हो गई हमारे वेक्टर की, तो ऐसे में जो म्यूटाजेनिक एक्टिविटी हो बढ़ जाएगी, और हम नहीं चाहते कि हमारे वेक्टर में म्यूटाजेनिक एक्टिविटी बढ़े। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है कि एट रैंडमली कहीं पर भी हमारा वेक्टर होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट नहीं होता। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है एक्सप्रेशन इज ट्रांजिएंट सिंस द वायरल डीएनए डज नॉट इंटीग्रेट इनटू द होस्ट। तो ये आप ऊपर भी हमने आपको बताया कि प्रमोटर जो होता है वो सेल स्पेसिफिक होता है। प्रमोटर सेल स्पेसिफिक होता है, जैसे कि मायोसिन लाइट चेन 1 प्रमोटर। तो ऐसे में क्या है, एक्सप्रेशन नहीं हो पाता हमारे वायरल वेक्टर में। एक्सप्रेशन होने, जीन के एक्सप्रेशन होने के लिए प्रमोटर नहीं है, और प्रमोटर कहाँ का है, वो है सेल, मेमेलियन सेल का। तो आप समझें कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। एक्सप्रेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे वेक्टर में है। तो एक्सप्रेशन इज ट्रांजिएंट सिंस द वायरल डीएनए डज नॉट इंटीग्रेट इनटू द होस्ट, ये ड्रॉबैक है। दूसरा है एडिनो वायरल वेक्टर आर बेस्ड ऑन एन एक्सट्रीमली कॉमन ह्यूमन पैथोजन एंड इन विवो डिलीवरी में बी हैम्पर्ड बाय प्रायर होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स टू वन टाइप ऑफ द वायरस। तो ह्यूमन जो होस्ट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स आ ही जाता है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से वो एडिनो वायरस को ले पाते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते हैं। यही ड्रॉबैक है। तो अल्टीमेटली आपने एडिनो वायरस को समझा, और कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। आई होप कि आपको एडिनो वायरस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ सिर्फ रेट्रो वायरस के वेक्टर्स के बारे में। तो रेट्रोवायरसेस एक आरएनए वायरस है। हमने जो इसके पहले एडिनो वायरस पढ़ा था, दैट इज़ द डीएनए वायरस। अब रेट्रोवायरस क्या है, आरएनए वायरस है। और एडिनो वायरस जैसे इंटीग्रेट नहीं होता होस्ट सेल में, रेट्रोवायरस की जो है आदत है कि ये आराम से होस्ट सेल में इंटीग्रेट होकर के प्रो वायरस बना देता है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैं अब रेट्रोवायरस के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। Retroviruses are the only animal virus that integrate into the host cell genome during the normal growth cycle। जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रो वायरस बना लेता है। There are two classes of retroviruses। पहला होता है that infect humans, humans को इन्फेक्ट करने वाला, वो है HTLV, that is ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। तो पहला जो होता है वो HTLV रेट्रोवायरस है, और दूसरा जो है दैट इज़ द लेंटी वायरस, ये है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज़ द HIV-1। ठीक है, तो ये दो टाइप के जो हैं अभी हम यहाँ जो वेक्टर में स्टडी करते हैं, ये दो हैं।
But retroviruses have been found in wide variety of organisms, including both vertebrate and non-vertebrates, invertebrates वगैरह. They are enveloped. सबसे बड़ी बात क्या है कि enveloped होते हैं. They are the enveloped particle. और ये enveloped होते हैं ना, तो ये budding के थ्रू जो है किसी भी host cell से बाहर निकलते हैं. Where the envelope take to form a lipid bilayer extracted from the host cell as a virus bud away from it. The envelope also contains some virally coded proteins. envelope जो होता है उसमें कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो वायरल कोडेड प्रोटीन्स होते हैं. ओके, तो ये याद रखना. यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर रेट्रोवायरस का, तो इसमें जो एनवेलप की जो होते हैं ये प्रोटीन्स जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये वायरल कोडेड होते हैं. तो आप देखेंगे कि जैसे HIV में जो हमारा एंटीवायरल ड्रग का एक वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि जो HIV है वो वायरस जो होता है उसमें GP120 एक प्रोटीन होता है. तो GP120 प्रोटीन जो होता है वो HIV में होता है. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ पर लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, वो वायरल कोडेड प्रोटीन्स होते हैं. और ये जो है CD4 ऑफ होस्ट सेल रिसेप्टर से बाइंड होता है. ठीक है, या फिर CC जो है R5 से बाइंड होता है. तो ये है GP120 का काम. ओके, तो द एनवेलप ऑल्सो कंटेन some virally coded proteins, जैसा मैंने अभी आपको बताया. Infection occur as a result of the interaction of the envelope proteins with a specific receptor on the surface of the host cell. जैसा ये मैंने अभी आपको बताया है, होस्ट का सेल रिसेप्टर और एनवेलप का जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं. रिसेप्टर बाइंडिंग रिजल्ट इन द इंटरनलाइजेशन ऑफ द वायरस पार्टिकल. ऐसे जैसे ही बाइंडिंग होती है वायरस जो होता है वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है. तो वायरल रिसेप्टर वायरल लिगेंड्स होते हैं और रिसेप्टर वायरस रिसेप्टर होते हैं या बाइंडिंग होती है, और ऐसे में जो वायरस होता है वो पार्टिकल का इंटरनलाइजेशन हो जाता है. अब इसमें आगे क्या होता है, पार्शियल अनकोटिंग होती है. तो पार्शियल अनकोटिंग ऑफ पार्टिकल अकर्स प्रायर टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कन्वर्टिंग द RNA जीनोम इनटू ए लीनियर डबल स्ट्रैंडेड DNA कॉपी. अब पार्शियल अनकोटिंग हो गई. अनकोटिंग के बाद क्या होता है, लीनियर RNA जो है वो एक्चुअल में आपने देखा होगा कि रेट्रोवायरस का जो जीनोम होता है वो डिप्लॉइड जीनोम होता है ना. रेट्रोवायरस का क्या होता है, डिप्लॉइड जीनोम होता है और RNA होता है. लेकिन ये जो RNA होता है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में, और ये DNA जो है इंसर्ट होता है होस्ट सेल के अंदर. तो अब हम चलते हैं, द DNA सिंथेसिस इनिशिएट फ्रॉम ए स्पेसिफिक tRNA मॉलिक्यूल. तो ये tRNA ही जो होता है वो DNA की सिंथेसिस करवाता है. एक्वायर्ड फ्रॉम द होस्ट सेल इन विच द वायरस वॉज प्रोड्यूस्ड, which like the reverse transcriptase is pegged in the viral particle itself. So the newly formed proviral DNA then integrate randomly into the host genome where the viral gene are expressed to make the new viral proteins and results in assembly of new viral particles. तो आप यहाँ देखेंगे कि प्रोवायरस बन गया. प्रोवायरस ने अब क्या हुआ, जो वायरल जीन्स होते हैं, प्रमोटर किसका मिल गया, यहाँ पर प्रमोटर जो है वो होस्ट का मिल गया. तो ऐसे में क्या होता है, आप ये देखें कि वायरस जो होते हैं प्रोटीन्स बनाने लगते हैं. क्या वायरस के पास प्रमोटर थे? वायरस के पास प्रमोटर्स नहीं थे, वो तो होस्ट सेल के पास प्रमोटर्स थे. पर बनते किसके प्रोटीन्स हैं? वायरस के प्रोटीन्स बनते हैं. तो ये वायरस के जो प्रोटीन्स बनते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर. और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर किसके पास होगा? हमेशा मेमेलियन सेल के पास होगा. तो ये इसके बाद असेंबली करेंगे वायरस पार्टिकल की. तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में, तो जैसे ही ये DNA हुआ
ये आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज जो कि वायरल कोडेड एंजाइम होता है, इसके कारण ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो है इंटीग्रेशन डीएनए में होगा, अंदर जो होस्ट के जीनोम में होगा, और ये एज ए प्रोवायरस यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब ये खुद क्या करेगा, खुद जो है ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए जो है बाहर आएगा। ये जीनोमिक आरएनए जो होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये वायरल कोडेड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, असेंबली करेंगे वायरस की असेंबली करेंगे। वायरस इसके बाद बडिंग के थ्रू रिलीज होगा, और जो है इस पे जो स्पाइक्स होते हैं वो वायरस के ही कोडेड होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से हैं। अब जीनोम की बात करें तो जीनोम ऑफ रेट्रोवायरस इज कंपोज्ड ऑफ 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो कि डिप्लॉयड जीनोम है, जिससे मैंने अभी आपको बताया, बिटवीन 8000 to 11,000 न्यूक्लियोटाइड्स इन द लेंथ। ये आप ये कह सकते हो कि 8 किलो बेस पेयर से लेकर के 11 किलो बेस पेयर तक का ये होता है। ओके, एक ही बात है, 8 किलो बेस पेयर से 11 किलो बेस पेयर हम यहाँ लिख देते हैं। ये कितने का होता है, 8 से 11 किलो बेस पेयर का होता है। ओके, that's similar to mRNA molecule, each possesses 5 prime cape and 3 prime polyadenylation tail। तो ये हम सिर्फ जीनोम की बात कर रहे हैं, और ये जीनोम है यहाँ पर, क्योंकि ये mRNA है इसलिए याद रखना mRNA में यहाँ पर 5 प्राइम कैप होता है, और यहाँ पर जो है पॉलीएडेनाइलेशन होता है, वो होता है 3 प्राइम पर, है ना, 3 प्राइम पर पॉलीएडेनाइलेशन होता है। The viral RNA genome cannot be used as a translation template prior to integration into the host। mRNA कभी खुद कुछ नहीं करता, उसको सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से जो है डीएनए में कन्वर्ट होना होता है। ये डीएनए जो है होस्ट में जाके इंटीग्रेट होता है, उसके बाद ही कुछ करता है, इसके पहले किसी भी प्रकार का ट्रांसलेशन नहीं करेगा। ये बात आप याद रखना, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर करने लग गया तो फिर रेप्लिकेशन कब करेगा, और रेप्लिकेशन सबसे पहले ज़रूरी है वायरस का। रेप्लिकेशन करने के लिए आरएनए जीनोम को होस्ट के अंदर जाना ही पड़ेगा। देन ट्रांसक्रिप्शन एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशन ओनली अकर आफ्टर डीएनए वर्जन ऑफ जीनोम हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट। ऑल रेट्रोवायरसेस कंटेन 3 मेजर स्ट्रक्चरल जीन्स, ईच ऑफ विच इनकोड अ मेंबर ऑफ प्रोटीन एक्टिविटीज़। तो ये देखिए 3 टाइप के जीन होते हैं, दैट इज़ गेक, पॉल एंड इन्व। तो ये 3 टाइप के जीन्स होते हैं, दैट इज़ द गेक, पॉल एंड इन्व। यहाँ पर भी लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होता है, यहाँ लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होता है, और यहाँ 5 प्राइम है, यहाँ 3 प्राइम है। तो गेग क्या इनकोड करता है, गेग इनकोड वेराइटी ऑफ कैप्सिड प्रोटीन, गेग कैप्सिड प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इसके बाद पॉल क्या बनाता है, पॉल इनकोड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आरएनए जीनोम इनटू डीएनए कॉपी, the integrase needed for insertion of DNA into the host genome, and sometimes protease, that is the pro, require for cleavage of the GAG gene product during maturation। तब आप ये समझें, पॉल का सबसे ज़्यादा काम है, सबसे पहले तो गेग आ गया, गेग क्या बनाएगा, कैप्सिड प्रोटीन बनाएगा। पॉल क्या बनाएगा, पॉल एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाएगा, है ना। दूसरा क्या बनाएगा, पॉल इंटीग्रेज बनाएगा, जो कि प्रो वायरस को इंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरी है, प्रो वायरस को इंटीग्रेट करने के लिए। और प्रो वायरस को हटाने के लिए प्रोटीएज भी बनाएगा, मतलब यही इंसर्ट करता है, यही रिमूव करता है प्रोटीएज से। इसके बाद में इन्व क्या करता है, इनकोड द सरफेस एंड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फाउंड इन द इन्वेलप। इन्व मतलब इन्वेलप, तो इन्वेलप बनाएगा। तो इन्वेलप तो वैसे होस्ट का बनता है, पर इन्वेलप के ऊपर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो इन्व बनाता है। सम रेट्रोवायरसेस आल्सो कंटेन अदर जीन्स, फॉर एग्जांपल प्रो मे बी इनकोडेड बाय ए सेपरेट जीन। तो ऐसा है कि प्रो भी जो होता है वो दूसरे सेपरेट जीन्स से भी इनकोड होता है, और प्रो एक जीन है, ठीक। ऑल द प्रोटीन्स इनकोडेड बाय गेक, पॉल एंड प्रो आर एक्सप्रेस्ड फ्रॉम सिंगल फुल लेंथ जीनोमिक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। तो देखिए, फुल लेंथ जीनोमिक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है, गेक भी रहता है, पॉल भी रहता है, प्रो भी रहता है।
तो प्रो भी क्या करता है, प्रोटीएस बनाता है। तो प्रो जो होगा वो भी सभी फुल लेंथ जीनोमिक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मौजूद रहते हैं। द इन्व प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए स्प्लाइस्ड mRNA। तो अब देखिए mRNA जो है बन गया कहाँ से, प्रो वायरस से बना, से mRNA बना। mRNA मतलब आप ये देखें mRNA जब बना तो mRNA बनने पर जो इन्व है, तो इन्व भी प्रोटीन कहाँ से बनता है, वो mRNA से बनता है। To compress this number of genes into a small genome, a virus utilizes a number of strategies such as splicing and ribosomal frame shifting. For example, the pro gene often overlap GAG and POLV but is still produces from the same mRNA molecule. तो इसमें हम जो देख रहे हैं दैट इज़ द गेग पॉल एंड इन्व, ये इतना इजी नहीं होता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि एक प्रो जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसे करके प्रो जुड़ा होता है। तो ये अपने आप को राइबोसोमल फ्रेम शिफ्टिंग करके और एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करके ये जीन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ जीन ऐसा होता है, कुछ जीन इसके भी यहाँ होता है। तो ये सिंगल जीन नहीं होता, ये एक जीन के ऊपर दूसरे जीन की ओवरलैपिंग से बहुत सारे जीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसा हमने देखा, फॉर एग्जांपल द प्रो जीन ऑफन ओवरलैप्स गेग एंड पॉल but still produces from the same mRNA molecule. The retroviral structure genes are flanked within the genome by LTR. LTR का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी लॉन्ग टर्मिनल रिपीट से ये क्या करते हैं, एज ए प्रो वायरस इंसर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए जीन्स की डिस्क्रिप्शन करें और LTR की बात ना करें, सो दैट इज़ अनफेयर। which becomes duplicated as part of the replication process prior to integration into the host। तो ये host में insert होने के लिए responsible होता है। Viral DNA synthesis initiates from a single promoter within the left hand LTR and ends at the polyadenylation signal with the right hand LTR। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो प्रमोटर होता है वो होता है ये लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड के साइड में यहाँ पर LTR के पास में प्रमोटर होता है। वायरल RNA synthesis initiate from single promoter within the left hand LTR and ends at a polyadenylation signal within the right hand LTR। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस LTR पे पॉलीएडिनाइलेशन के यहाँ सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रमोटर के सिग्नल्स होते हैं, यहाँ पर पॉलीएडिनाइलेशन के सिग्नल्स होते हैं। ठीक है। Packaging of the transcribed RNA into the viral particle requires a packaging signal, that is the phi, located between the left hand LTR and structural genes। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो phi है ये कहाँ होता है, एट द लेफ्ट LTR और जो एक जीन है गैग जीन, इन दोनों के बीच में ये पैकेजिंग सीक्वेंस होते हैं, या जो कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग। Packaging constraints on the amount of additional nucleic acid that can maintain within the viral genome means that most vector based on retroviruses are usually replication defective। तो यहीं पर हम चाह रहे हैं कि पैकेजिंग सीक्वेंस हट जाए, तो पैकेजिंग सीक्वेंस डेफिशिएंसी हो जाती है, डिप्लीशन हो जाता है, और यहाँ पर हम हमारा जो जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। The LTR, the packaging site phi and the primer binding site are the only genomic element required for the replication process. Therefore, we discussed for adenovirus vector above, infective viral particle must be produced in specially constructed cell line that can provide the necessary viral proteins। तो आप देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात है, और यहीं से हमारा वेक्टर का जो है काम शुरू होता है। वेक्टर तब बनता है जब आप पैकेजिंग सिग्नल्स हटा देते हो और इसको आप रेप्लिकेशन डिफेक्टिव बना देते हो। इसमें होगा क्या, जो पैकेजिंग होती है वो नहीं होगी। इसके अलावा पैकेजिंग साइट्स हटाने के अलावा हम प्राइमर बाइंडिंग साइट्स भी हटा देते हैं, है ना। तो पैकेजिंग साइट्स और प्राइमर बाइंडिंग साइट ही बहुत स्पेसिफिक होती है जो कि रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होती है।
तो ये जो दोनों साइड से है ये हम कहाँ जोड़ दे रहे हैं, ये हम सेल लाइन में जोड़ दे रहे हैं। तो सेल लाइन से ये दोनों इसेंशियल प्रोटीन्स जो वायरल प्रोटीन्स हैं ये सेल लाइन से मिलते हैं, और यही बेसिक थ्योरी है रेट्रोवायरस के वेक्टर की, और हम यहाँ वेक्टर की ही बात कर रहे हैं। तो ये सेल लाइन से मिलता है। फॉर एग्जांपल a foreign gene may be cloned into the plasmid that contain DNA version of the elements described above, such that it is located between the left and right hand LTR. The recombinant viral shuttle vector is then transfected into a cell line that constitutively express the viral reverse transcriptase and capsid proteins. तो आप सोचें कि शटल वेक्टर को कहाँ डाला गया है, शटल वेक्टर को सेल लाइन के अंदर डाला गया है। ये शटल वेक्टर क्या कर रहे हैं, ये शटल वेक्टर ये काम करते हैं कि ये एक तो रिकॉम्बिनेंट वायरल शटल वेक्टर क्या काम करते हैं, ये एक तो कैप्सिड प्रोटीन बनाते हैं और दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देते हैं। तो इसके बदले शटल वेक्टर जो है हमने अगर सेल लाइन में लगा दिया तो ना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम बनेगा फ्रॉम हमारे वेक्टर में, ना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, और ना ही हमारे वेक्टर से कैप्सिड प्रोटीन बनेगा। ये कौन दे रहा है, सेल लाइन दे रहा है। अब यहाँ एक टर्म आता है शटल वेक्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। व्हाट इज़ द शटल वेक्टर? शटल वेक्टर को मैं आपको बता दूँ कि एक ऐसा वेक्टर होता है जो रहता तो किसी एक सेल में है, और होता यह है कि वो उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो किसी दूसरी सेल में भी अगर इसको डाल दिया जाए तो उसमें भी ये रह लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे यहीं पर इन्होंने किया है कि है तो ये वायरस का पार्टिकल, लेकिन इसमें ऐसी क्वालिटी की है कि ये सेल के अंदर भी इंसर्ट होकर रह लेगा। या ये कहें कि मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, पर उसको आप यीस्ट में डाल देंगे तो यीस्ट के अंदर भी कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होंगे जिसमें वो जीन्स अगर इस वेक्टर में होंगे तो वो वेक्टर उस यीस्ट में भी सर्वाइव कर जाएगा। सो दैट इज़ द शटल वेक्टर। शटल वेक्टर का मतलब ये है कि आप स्विच करेंगे इस वेक्टर को प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में, तब भी ये जिंदा रह जाएगा और फंक्शन करेगा। तो शटल वेक्टर ही है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाने के लिए कहेंगे, शटल वेक्टर है जिसको हम कैप्सिड प्रोटीन बनाने के लिए कहेंगे, और ये शटल वेक्टर कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सेल लाइन के अंदर। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे जो आप अगर यहाँ जीन देखेंगे तो इस जीन से हमने क्या हटा दिया, एक तो ये पैकेजिंग सिग्नल्स हटा दिए, उसके बाद यहाँ से हमने जो भी प्रोटीन बनाने वाले कैप्सिड प्रोटीन से हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन से हैं, वो सब हटा दिए, और वो सब कहाँ जोड़ दिए, एक शटल वेक्टर में जोड़ दिए। वो शटल वेक्टर किसके पास है, वो शटल वेक्टर जो है मेमिलियन सेल के पास में है। Viruses produced from this cell line can then be used to infect the target cell, where the vector will becomes integrated into the genome and the foreign gene expressed। और हमारा फॉरेन जीन एक्सप्रेस होता रहेगा कब, जब जो ये वायरल जीनोम है या हमारा जो वेक्टर है ये सेल लाइन में जुड़ा रहेगा। In addition to the foreign gene, a marker gene must also be used to assess whether an individual cell has taken up our recombinant DNA। अब ये जो मार्कर होता है, ये मार्कर यहाँ इन्होंने क्लियर नहीं करा कि कौन कौन से मार्कर होते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पर लेक जीन जो है, लेक ओपेरॉन का जो मॉडल वाला जीन है, उसको वैसे यहाँ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मेमेलियन सेल के लिए लेक ओपेरॉन वाला मॉडल यूज़ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। नाउ कम्स टू द एडवांटेज, क्या है, क्यों हम रेट्रोवायरस यूज़ कर रहे हैं। द मेजर एडवांटेज टू यूजिंग रेट्रोवायरल बेस्ड वेक्टर अराइज फ्रॉम द स्टेबिलिटी। सबसे पहले ये कि ये इंटीग्रेट हो जाता है सीधा होस्ट में, सो हमारा वेक्टर काफ़ी स्टेबल रहेगा। द इंटीग्रेशन ऑफ अ सिंगल कॉपी ऑफ वायरल DNA at a random location within the host genome allow for the long term expression of integrated foreign gene। तो हमारा जो जीन है वो काफ़ी लंबे समय तक एक्सप्रेस होता चला जाएगा, तो एक्सप्रेशन की क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी रहेगी।
एडिनो वायरस में एक्सप्रेशन की क्वालिटी बहुत पुअर थी। इसमें एक्सप्रेशन इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि जो होस्ट सेल है वो प्रमोटर भी देता रहेगा कंटिन्यू, और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होस्ट सेल के पास में रहेगा, और ये इंटीग्रेट हो चुका है होस्ट सेल के अंदर। तो पहला, अब इसमें एडिशनली रेट्रोवायरसेस रिप्रेजेंट ए हाई एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, और ये बहुत आराम से जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा डीएनए का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनटू द सेल। तो देखिए ना, प्रो वायरस तो बनाते ही है ये, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ऑफ सच वेक्टर्स आर द रैंडम नेचर ऑफ द इंटीग्रेशन प्रोसेस। हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा जीन क्रोमोसोम में इंसर्ट कहाँ पर हुआ है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। विच में हैव डेलिटेरियस इफेक्ट ऑन द होस्ट सेल, और जो होस्ट सेल को भी जो है डेलिटेरियस इफेक्ट देगा। And the general requirement are the retroviruses have to infect only dividing cells। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में ही जो है इंसर्ट होता है, जबकि आप एडिनो वायरस में देखेंगे तो वो डिफ्रेंशिएटिंग सेल्स में जो है इंसर्ट होता था, और हालांकि वो इंसर्ट तो नहीं होता था जीनोम में, वो सेपरेट रहता था। तो यहाँ पर ये डिवाइडिंग सेल में ही ग्रो करता है। तो ये मैंने एडिनो वायरस का ओपन किया है। देखिए, एडिनो वायरस में रेप्लिकेटिंग एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर हमारा एडिनो वायरस जा रहा है। रेप्लिकेटिंग, जो रेप्लिकेट करे, और जो डिफरेंशिएट करे, ऐसी सेल्स में हमारा एडिनो वायरस जा रहा है। जबकि आप यहाँ पर देखेंगे रेट्रोवायरस में जो डिवाइडिंग सेल्स है उसमें रेट्रोवायरस जा रहा है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है। दिस में सीवियरली लिमिट देयर यूज़, इसलिए हम इसका यूज़ सबसे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमें ये पता है एक्सप्रेशन बहुत लंबे टाइम तक होता रहेगा, लेकिन फिर भी जब तक वो सेल डिवाइडिंग रहेगी तब तक ही होगा। बाद में जैसे ही उसका डिवाइडेशन ख़त्म होगा वो यूज़ ख़त्म हो जाएगा उसका। ओनली लेंटी वायरसेस, दैट इज़ द HIV-1, विल ऑल्सो इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जैसे अब टी सेल्स एक बार बन गई तो बन गई, तो टी सेल्स वगैरह जो रहती हैं उनमें HIV वायरस जो रहेगा वो नॉन डिवाइडिंग सेल में भी लंबे टाइम तक रहेगा। Therefore, much efforts has been directed only into the making suitable safe lentivirus vector। तो लेंटीवायरस वेक्टर बहुत हेजार्डस होते हैं क्योंकि बेसिकली ये HIV वायरस होते हैं, इनको बनाना बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी अगर ये बनाए जाते हैं तो ये बहुत सेफ़ होना चाहिए, और बहुत ही अच्छे वेक्टर रहेंगे अगर ये वेक्टर हमने सेफली बना लिया और हमने सेफली इसको यूज़ कर लिया तो। इसके बाद अब हम बात करेंगे वैक्सीनिया वायरस वेक्टर की। तो वैक्सीनिया वायरस वेक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्सीनिया वायरस के रेप्लिकेशन की। वैक्सीनिया वायरस का रेप्लिकेशन जो है होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और वैक्सीनिया वायरस का जो विरियन पार्टिकल है वो बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर का होता है ना। और इसमें जो DNA है ये दो लेटरल बॉडीज़ के अंदर होता है। तो आप ये समझें कि दिखता कैसा है, इसको मैं बता देता हूँ कि ये वायरस का एक पार्टिकल है, और इस वायरस पार्टिकल में ऐसे दो फ्लैंक्ड लेटरल बॉडीज़ होती हैं, और जिसमें एक में इधर भी विरियन होता है और यहाँ से यहाँ तक विरियन होता है। तो विरियन नहीं, सॉरी, जो जीनोम है वो यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। अब रेप्लिकेशन में सबसे पहले यहाँ अंदर जाता है, अनकोटिंग होती है। अब ये जो कोर है जो कि 2 फ्लैंक्ड रीजन्स है, इसका सबसे पहले अनकोटिंग, सेकेंड टाइम वापस से अनकोटिंग होती है। तो इसमें जो होता है वायरल वेक्टर DNA बाहर आ जाता है। इस वायरल वेक्टर DNA में जो सबसे पहले कोर है वो इमीडिएट अर्ली जीन्स बनाता है, फिर वायरल DNA जो होता है डिलेड अर्ली जीन्स बनाता है, फिर DNA का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन के बाद में इसमें लेट जीन्स बनते हैं, और इसमें जो रेप्लिकेशन के बाद में लेट जीन्स होते हैं वो लेट जीन लेट रेप्लिकेशन करते हैं, लेट ट्रांसलेशन करते हैं, और फाइनली इससे जो है विरियन की असेंबली होती है। तो लेट ट्रांसलेशन करने पर वायरस के कैप्सिड वगैरह बनते हैं। ओके, अब इसमें जो अर्ली जीन्स यूज़ हो रहे हैं वो अर्ली जीन्स होते हैं DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। इसमें कैपिंग भी होती है और मिथाइलेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं इन द RNA। इसके बाद ये क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसीजर में जो RNA होता है
और ये साइटोप्लाज्म में है, तो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म पे कैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म में है। दूसरा है एमआरएनए के ऊपर पॉलीमरेज से पॉलीएडेनाइलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन या वायरस का रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। इसके बाद में इसमें जो अर्ली जीन्स से ट्रांसक्राइब होने वाले जो डिलेड अर्ली जीन्स से ट्रांसलेट होने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज, थायमिडिन काइनेज, राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये डीएनए के रेप्लिकेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो विरियन पार्टिकल है उसमें जो जीन है हमारा वेक्टर, वो वेक्टर है 7.5 किलो डाल्टन का। तो ये याद रखना है, 7.5 किलो डाल्टन का है। और वैक्सीन या वायरस के रेप्लिकेशन के टाइम पर जो है लार्ज इंक्लूजन बॉडीज़ बनती हैं विच आर टर्म्ड एज वायरोप्लाज्मा, ठीक है। और वायरल फैक्ट्रीज, द वायरल फैक्ट्रीज आर द साइट ऑफ असेंबली ऑफ प्रोजेनी विरियन पार्टिकल। तो जो विरियन पार्टिकल है उसकी असेंबली या इंक्लूजन बॉडीज़ में ही होती है। तो जो वैक्सीन या वेक्टर है वो लगभग जब रेप्लिकेट होता है मेमिलियन सेल के अंदर, तो लगभग 2000 से 3000 पार्टिकल्स पर इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज़ करता है ना। तो बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, 2000 से 3000 पार्टिकल्स पर इन्फेक्टेड सेल रिलीज़ कर देता है। और इस वायरस की खासियत ये होती है कि ये सेल लाइसिस नहीं करता। तो देर इज़ नो लाइटिक प्रोसीजर, सेल लाइसिस नहीं करता, बल्कि होता ये है कि ये सिनसाइटियम फॉर्मेशन करता है। यानी कि जैसे ही ये एक सेल से रिलीज़ होता है ये दूसरी सेल को अफेक्ट कर देता है और सेल टू सेल जंक्शन से मूव करता है, दूसरे सेल में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये मूवमेंट करता है। अब हमको अगर ऐसा है तो सिर्फ सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम जो नॉर्मल जो प्रोटोकॉल्स हैं उस मेथड से हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं वायरस का। अब सेकेंड हम बात करते हैं वैक्सीन या वायरस के वेक्टर के एडवांटेज का, कि इसका रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो हमारा जो भी फॉरेन जीन है वो इजीली इनकॉर्पोरेट होकर के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, हमें अंदर डीएनए तक इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डीएनए में जाकर के अगर ये इंसर्ट होता था तो किसी भी टाइप का इसमें म्यूटेशन नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में सेपरेट रहेगा। हम इसका आइसोलेशन भी इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट में रहेगा जिसमें हम रेडियो लेबलिंग कर सकते हैं या फिर हम किसी भी टाइप का मार्कर यूज़ करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वेक्टर का ब्रॉड होस्ट रेंज होता है, यानी कि प्राइमरी सेल कल्चर जैसे चिकन एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट है, या मैनी डिफरेंट सेल कल्चर लाइंस जैसे कि CV1 है, हेला सेल लाइन है, L929 है। और इसके अलावा मॉस्किटो या ह्यूमन की भी अलग अलग सेल लाइन हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटल एनिमल जैसे माइस है, रेबिट है, गिनी पिग, किसी में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसका एक वास्ट होस्ट रेंज होता है। ये लार्ज वायरल जिनोम को कैरी कर सकता है, यानी कि 185 किलो बेस पेयर तक के जिनोम्स को ये कैरी कर सकता है। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है कि काफ़ी सेफ़ है। सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स में इस वायरल वैक्सीन का यूज़ किया था। तो ये जो वायरस है ये बहुत ही सेफ़ है, इसका यूज़ किया जा सकता है। और इन्होंने एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के बाद में जो वैक्सीन का यूज़ हुआ था उसी से फाइनली स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेशन ह्यूमन पॉपुलेशन से हुआ है। इसके बाद में इस वेक्टर के लिमिटेशंस पे आते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है। तो वायरस वेक्टर सबसे ज़्यादा क्या करता है, सेल लाइसिस करता है। तो अभी हमने जो रेप्लिकेशन में पढ़ा कि ये सेल टू सेल ट्रांसफ़र कर लेता है, लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो ये सेल लाइसिस करता है। तो सेल लाइसिस करता है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी जीन के एक्सप्रेशन को स्टडी करना है तो जीन एक्सप्रेशन की स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल लाइसिस ये 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर कर देगा। वैक्सीन या वायरस वेक्टर में दूसरा ये है कि जो थाइमिडिन काइनेज है और जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज है, जो कि एक अर्ली जीन ट्रांसलेशन के टाइम पे बनते हैं, जो कि बाद में रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये अगर नहीं होंगे तो रेप्लिकेशन इसका वायरस का रुक जाएगा। सो दे आर वेरी इसेंशियल फॉर दिस। और अगर इसका हम इनएक्टिवेशन कर देते हैं या इसको हम हटा देते हैं तो वायरस का जो है रेप्लिकेशन रुकेगा।
तो जो फॉरेन डीएनए के इंजर्शन के लिए जो साइट्स होती हैं इसमें, वो होती हैं जहां हम थायमिडिन काइनेज का हटा करके इंजर्शन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा बैम H1 साइट, देन हिंड 3F डीएनए फ्रेगमेंट, the VV growth factor gene located within the both terminal repeats N2 and M1 gene। इसके अलावा M1 सब यूनिट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जीन। इसके बाद में हेमाग्लूटिनिन दैट इज HA जीन। तो ये कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पर हम हमारा फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंजर्शनल साइट्स हैं ये वैक्सीनिया वायरस वेक्टर में दिखाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे थायमिडिन काइनेज, सेकंड नंबर पे जो कि यहाँ पर है ये है बैम H1 साइट ऑफ हिंड 3F फ्रेगमेंट। जो तीसरे नंबर का यहाँ पर इंजर्शन साइट है वो VV ग्रोथ फैक्टर जीन है। चौथे नंबर का जो यहाँ पर साइट है ये है HA जीन। पाँचवें नंबर का जो यहाँ पर साइट है ये है N2 M1 जीन। इसके बाद में छठे नंबर का यहाँ पर जो साइट है वो है जीन कोडिंग लार्ज M1 सब यूनिट ऑफ वैक्सीनिया वेक्टर राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। और जो सातवें नंबर का सातवां नंबर यहाँ पर 1 2 3 सातवां नंबर क्या है 14 किलो डाल्टन फ्यूज़न प्रोटीन जीन। तो सातवां नंबर यहाँ शो ऑफ नहीं किया गया है, पर वो जो है फ्यूज़न प्रोटीन जीन होता है। तो ये जो है मल्टीपल इंजर्शन साइट्स होती हैं फॉरेन डीएनए के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारा फॉरेन जीन इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए या तो हम टायरोसिन काइनेज नेगेटिव म्यूटेंट लेंगे, और जो हमारा होस्ट सेल होगा उसके अंदर हम जो है टायरोसिन काइनेज लगाएंगे। अगर वो उस होस्ट सेल में ग्रो कर गया तो डेफिनेटली टायरोसिन काइनेज जो होगा वो उसको होस्ट सेल से मिल जाएगा। तो एक मेथड तो ये होती है। दूसरी मेथड जो है वो है एक्सगाल मेथड। एक्सगाल मेथड में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है अगर वो प्रेजेंट होगा तो वो हमें प्लाक देगा, और नहीं तो वो ब्लू कॉलोनीज देगा। तो इस एक्सप्रेशन सिस्टम में जो रिकॉम्बिनेंट है ऑफ इंटरेस्ट आर दोज दैट डू नॉट स्टेन ब्लू, तो वो ब्लू कलर से स्टेन नहीं होगा। वेयर इज़ द प्लाक्स, और जहाँ पर हमारा रिकॉम्बिनेंट है वहाँ प्लाक बनेगा। तो वेयर इज़ द प्लाक्स अराइजिंग फ्रॉम द इनपुट वायरसेस विल अपेयर ब्लू। तो जो प्लाक्स है वो ब्लू हो जाएंगे, और जो जहाँ पर इन द केस द रिकॉम्बिनेंट ऑफ इंटरेस्ट आर दोज दैट डू नॉट स्टेन ब्लू, whereas the plaques arising from the input viruses will appear as blue। और नॉर्मली होता भी यही है कि जो रिकॉम्बिनेंट इंसर्ट्स होते हैं वो ब्लू कलर नहीं लेते हैं, और जो प्लाक्स होते हैं जिसमें नॉर्मल वायरस होता है वो ब्लू कलर ले लेंगे। इसके अलावा एक रिपोर्टर जीन भी होता है जिसको हम ल्यूसीफेरेस कहते हैं। ये ल्यूसीफेरेस क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ल्यूसीफेरिन में कन्वर्ट होता है और जो है एनर्जी देता है। तो ये एनर्जी एज ए लाइट शो होती है, तो इसको भी हम एज ए रिपोर्टर जीन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट मैं बताना चाहूँगा वो है कि आखिर ऐसे कैसे हम सिलेक्टेबल मार्कर्स के साथ ये देख सकते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक हमने जो ई कोलाई वगैरह में, मेरे आप पुराने वीडियो में देखोगे तो वेक्टर का एक वीडियो मिलेगा, उसमें मैंने ई कोलाई के ऊपर बात की थी। तो अब यहाँ हम ई कोलाई में जो है वेक्टर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एनिमल सेल के अंदर वेक्टर इंसर्ट कर रहे हैं। और ये वेक्टर हमारे कौन से हैं, ये वेक्टर हमारे वायरल वेक्टर हैं। जैसे मैंने अभी आपको एडिनो वायरस बताया, रेट्रो वायरस बताया, वैक्सीनिया वायरस बताया। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे मार्कर की ज़रूरत है जो ये डिटेक्ट करे कि हमारा फॉरेन जीन जो है वो गया कि भी नहीं गया। तो इसके लिए 3 मेथड्स होती हैं। पहला कि हम HGPRT से डिटेक्शन करते हैं, दूसरा हम थायमिडिन काइनेज से डिटेक्शन करते हैं, और जो तीसरा होता है वो होता है हम कानामाइसिन से डिटेक्शन
करते हैं। तो ये 3 मेथड्स होती हैं जिससे हम डिटेक्शन करते हैं। तो एच क्या होता है? एच एक एंजाइम है, और जो एच है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये मैमेलियन सेल ग्रो नहीं कर पाएगी। एच की डेफिशिएंसी कब होती है? जब देर इज़ न्यूट्रिशनल डिफेक्ट। तो जब भी कम्प्लीमेंटेशन होता है ना। अब ये आप समझ गए होंगे कम्प्लीमेंटेशन, जिसे हमने अल्फ़ा कम्प्लीमेंटेशन पढ़ा था इन केस ऑफ जो वेक्टर है दैट इज़ द बैक्टीरियल वेक्टर। इन केस ऑफ पीयूसी प्लाज्मिड आप मेरे वेक्टर वाले वीडियो में देख सकते हैं। एक और मैंने वीडियो बनाया है इसके लिए। तो जब भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी या न्यूट्रिशनल डिफेक्ट आएगा, ये जीपीआरटी जीन जो होता है इसके कारण ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो एच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द साल्वेज पाथवे, क्योंकि ये क्या करता है? ये प्यूरिन बेस का प्रोडक्शन करता है। और प्यूरिन बेस कौन से हैं? जैसे कि आयनोसिन मोनोफॉस्फेट वगैरह का प्रोडक्शन करता है। एंड देयर फॉर अनेबल टू ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग हाइपोजेंथिन एमिनोप्टेरिन एंड थाइमिडिन। अगर ये तीनों होंगे भी हेट मीडियम, तो हेट मीडियम होने के बाद में भी जो है सेल ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि एच लेकिंग है विच ब्लॉक डी नोवो आयनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोडक्शन। हेट मीडियम क्या करता है? मैं आपको फिर से बता दूं कि प्यूरिन प्रोडक्शन के 2 मेथड्स होती हैं, एक डी नोवो मेथड होती है और एक साल्वेज मेथड होती है। तो डी नोवो मेथड को कौन ब्लॉक करता है? हेट मीडियम। मतलब हम जब सेल कल्चर करेंगे और हेट मीडियम में करेंगे तो वो डी नोवो तो वैसे ही ब्लॉक हो गया। अब हेट मीडियम क्या करता है? साल्वेज पाथवे को मोटिवेट करता है ताकि इससे हम प्यूरिन प्रोडक्शन कर सकें। और जो प्यूरिन होता है वो कब प्रोड्यूस होगा? जब एच होगा। और एच अगर लेकिंग हो गया तो साल्वेज पाथवे वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये तो पहली मेथड है वेयर ट्रांसफेक्टेड विथ लोकल जीनोमिक डीएनए फ्रॉम द वाइल्ड टाइप सेल लाइन। तो इसके लिए वेरी रियरली सेल कुड बी आइसोलेटेड दैट वेयर एबल टू ग्रो इन दिस मीडियम, indicating that they had acquired the ability to make AGPRT from the wild type cell। तो हमने वाइल्ड टाइप सेल को म्यूटेट कर दिया और उसमें AGPRT एंजाइम बनाने की एफिशिएंसी नहीं है। अब हमने हेट मीडियम डाल दिया और हमारा जो जीन है उसमें एक AGPRT का इंसर्ट डाल दिया। तो हमारे जीन का जो है वेक्टर के अंदर अगर हमने डाला हुआ है और उसमें अगर AGPRT का ये साइट है तो डेफिनेटली वाइल्ड जो है वो सेल ग्रो हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें नहीं है तो वाइल्ड टाइप ग्रो नहीं हो पाएगी और वो उसका वो बन ही नहीं पाएगी। एक तो ये मेथड हो गई। दूसरा क्या हो गया? सिमिलरली माउस सेल डेफिशिएंट इन द एंजाइम थाइमिडिन काइनेज दैट इज़ द TK विच इज़ अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे में जैसे हमने थाइमिडिन डाला था, तो थाइमिडिन बहुत ज़रूरी है फॉर द माउस सेल। अगर माउस सेल थाइमिडिन काइनेज से डेफिशिएंट हो गई तो साल्वेज पाथवे काम नहीं करेगा। आर अनेबल टू ग्रो ऑन द हेट मीडियम बट कैन बी ट्रांसफेक्टेड विद द हर्पीस वायरस इन्फेक्शन। अब हमने हर्पीस वायरस दे दिया, उसके पास भी थाइमिडिन काइनेज है, वो थाइमिडिन काइनेज बनाता है। तो ऐसे करेंगे तो अगर हमारे हर्पीस वायरस के अंदर हमने जो है हमारा फॉरेन जीन डाला है तो वो अगर ये सेल ले लेती है, ट्रांसफेक्ट हो जाती है, तो डेफिनेटली ये सेल ग्रो कर पाएगी, अदरवाइज ग्रो नहीं कर पाएगी। TK जीन टू अलाउ ग्रोथ ऑन द मीडियम। इसके बाद में एक यहाँ पर आता है सिलेक्टेबल मार्कर, वो है कानामाइसिन। तो ई कोलाई ट्रांसपोजोन TN5 encoded the kanamycin resistant gene, that is the kanamycin is an amyloglycoside antibiotic that interfere with the translation and induces bacterial cell death through site specific targeting of ribosomal 16S RNA। कानामाइसिन क्या करता है? राइबोसोम के 16S RNA से बाइंड होता है। एट हायर कंसंट्रेशन अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑल्सो इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस इन द मेमिलियन सेल। अगर आप कानामाइसिन का ज़्यादा कंसंट्रेशन रखोगे तो ये मेमिलियन सेल का भी इनिबिशन कर देगा। तो आप ये है प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें आप देखेंगे 2 सब यूनिट्स होती हैं।
राइबोसोम की 50S और 30S। 30S में होता है 16S rRNA और 50S जो होता है उसमें 23S और 5S होता है। तो कानामाइसिन क्या करता है, इस 16S को ब्लॉक कर देता है। अगर कानामाइसिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे तो ये जो है यहाँ 80S को भी ब्लॉक कर देगा। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और न्यूक्लिक एसिड का भी जो ब्लॉकेज होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये सेल्स इनहिबिट हो जाएगी और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर हमने कानामाइसिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया तो डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। तो अनदर जीन इनकोडेड विद इन द TN5 ट्रांसपोजोन प्रोड्यूसिंग नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज। तो ये जो ट्रांसपोजोन रहता है ये क्या करता है, कानामाइसिन को ब्लॉक करता है। TN5 ट्रांसपोजोन क्या करता है, कानामाइसिन को ब्लॉक करता है। क्या प्रोड्यूस करता है ये, नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज। तो ऐसा करने से जो है हमारा जीन भी ग्रो हो जाएगा और मेमिलियन सेल भी ग्रो हो जाएगी। और इस टाइप से दे आर द सिलेक्टेबल मार्कर। आई थिंक होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मैं इसमें यहाँ HGPRT, थायमिडिन काइनेस और कानामाइसिन के बारे में बहुत कम टाइम है मेरे पास, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो गया होगा। सो होप यू आर इन्जॉइंग दैट वायरल वेक्टर। और इसमें बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स आते हैं जो कि वायरल वेक्टर ही हैं। तो मैंने इसमें सिर्फ 3 अलग अलग एग्जांपल्स लिए हैं। मैंने लिया था इसमें पहला जो मैंने लिया था वो एक एडिनो वायरस जो कि DNA वेक्टर था। दूसरा मैंने रिट्रो वायरस जो कि एक RNA वेक्टर था। और तीसरा मैंने वैक्सीनिया वायरस लिया है जो कि एक डबल स्टैंडर्ड DNA वेक्टर था जो कि साइटोप्लाज्मा में ग्रो करता है। तो तीनों अलग अलग हैं, डिफरेंस वाले हैं, इसलिए इनको मैंने लिया। आई थिंक होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।